आप सभी लोगों ने हाई स्कूल में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आप किसी भी फील्ड में काट नहीं सकते। जो कहता है, क्या कहता है, जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सबको मरना पड़ेगा। ऐसा सिद्धांत है जिसको आप कहीं भी किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। आपने तो देखा ही होगा कि कल को जब एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा या जो भी टीजीटी का हुआ था, तो पद कितने से थे और कितने से होंगे। अगर एलटी ग्रेड का एग्जाम है तो मान के चलिए 5,000 से 10,000 के बीच पद हो सकते हैं, और फार्म कितने पड़ेंगे, मान के चलिए 35 लाख से 36 लाख या 40 लाख भी फॉर्म पढ़ सकते हैं। क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। वो किनका होगा? जो योग्य होंगे उनका सिलेक्शन होगा। ये वही नियम है। आपने देखा होगा कि मोहल्ले में डॉग के कुछ बच्चे होते हैं, मान के चलिए उनकी संख्या 5 से 6 होती है, लेकिन लास्ट तक बच्चे कितने हैं? लास्ट तक कितने बच्चे बचते हैं? तो लास्ट तक जो बचते हैं उनकी संख्या 1 से 2 ही होती है। जो किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है, जो कहता है जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा। कंपटीशन में भी यही है, जिसमें दम होगा वो क्वालिफाई करेगा, और जिसमें दम नहीं होगा उसको क्या किया जाएगा? कंपटीशन बाईपास कर देता है, अपने रास्ते से हटा देता है। ये कहानी है इंग्लैंड की, बात है 1809 की, जहां पर एक डॉक्टर पिता और एक बिजनेस वूमेन के घर पे एक बच्चे का जन्म होता है। वो माता पिता क्या करते हैं? उस बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा भी पढ़ाई से छोड़कर भाग जाता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। फिर उन्हीं दंपत्ति के घर पर, जो डॉक्टर पिता होते हैं और बिजनेस वूमेन होती हैं, उनके घर पे एक दूसरे बेटे का नाम होता है। और दूसरे बेटे को भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है और उसको पढ़ने भेजा जाता है। चूंकि पिता डॉक्टर थे और माँ क्या थी? बिजनेस वूमेन थी। तो बिजनेस वालों का काम ट्रैवलिंग का होता है और डॉक्टर का काम आपको पता ही है। तो जो आनुवांशिकी सिस्टम था, जो डीएनए था, वो कुछ ऐसा था जो कुछ तो फोकस तो पढ़ाई पे था पर घुमक्कड़ी का ज्यादा था। तो इन जो डॉक्टर दंपत्ति का, जो डॉक्टर पिता थे और जो बिजनेस वूमेन माता थी, इनका जो सेकंड नंबर का बेटा था, इसका मन जब पढ़ाई में नहीं लगता था तो ये क्या करता था? घर से चला जाता था। तब इसको बुलाकर दोबारा से स्टडी करवाई जाती थी, पर ये नहीं पढ़ता था। चूंकि इसके पिता जो थे वो इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनका बहुत मन था कि ये डॉक्टर बने, लेकिन उस बच्चे का घुमक्कड़ी में और घूमने में बहुत मन लगता था। उनके जितने प्रयास थे, जितना उनका एक तरीके से उनमें दम था, उन्होंने पूरे का पूरा लगा दिया उस बच्चे को डॉक्टर बनाने में। लेकिन उस बच्चे ने भी कहा कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसी दौरान एक घटना घटती है, वो उसको बार बार विश्वविद्यालय भेजते थे। जब उसका मन नहीं लगता था तो भाग आता था। जब वो भाग आता था तो पता है क्या होता था? जो उसका विश्वविद्यालय था एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, तो उस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में यह हुआ कि थोड़ा सा समुद्री अकशेरुकों के ऊपर काम चल रहा था। एक होते हैं कशेरुकी, एक होते हैं अकशेरुकी। तो जो समुद्री अकशेरुकी होते हैं उन पे प्रोसेस चल रहा था। क्या हो रहा था? रिसर्च हो रही थी। ये अचानक, इसका मन क्लास में तो लगता नहीं है, ये क्लास से बाहर आ जाता है। और जब ये क्लास से बाहर आता है, मतलब आ गया क्लास से बाहर, और आने के बाद क्या होता है? ये जहां रिसर्च चल रही थी समुद्री अकशेरुकी प्राणियों के ऊपर, उनके बीच जाकर बैठ जाता है। जैसे पीके मूवी में देखा नहीं है, पता लगा ओ सॉरी पीके नहीं कौन सी मूवी है आपकी? थ्री इडियट मूवी में क्या होता है? यही तो होता है कि क्लास उसकी चल रही होती है और वो क्लास छोड़ के क्या करता है? दूसरी क्लास में आके बैठ जाता है। तो ये बच्चा भी क्या करता है? उस क्लास में उसका मन नहीं लगता है, वो उस क्लास में नहीं बैठता और फिर क्या करता है? जहां पे दूसरा रिसर्च का काम चल रहा है उस क्लास में जाकर बैठ जाता है। और फिर क्या होता है कि उसी रिसर्च के देखते हुए एक बीगल नाम का जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। कहां निकलता है? बीगल नाम का जहाज यात्रा पर निकलता है। कितने साल की? 5 साल की। और ये बच्चा भी क्या करता है? उस बीगल नाम के जहाज पे बैठ जाता है। चूंकि मां बिजनेस वूमेन थी तो पैसे की कमी नहीं थी, पर पापा ने साफ मना कर दिया था कि वो कहीं नहीं जाएगा, अपनी मेडिकल की पढ़ाई करेगा, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा। पर होता क्या है? वो बच्चा नहीं मानता। 5 साल के लिए कहां पहुंच जाता है?
जो उसका जहाज होता है, बीगल नाम का जहाज, उस पर चला जाता है। और जब बीगल नाम का जहाज अपने सफर पे निकल रहा था और निकलने के बाद ये क्या कर रहे थे, जो ये बेटा था, बच्चा था, ये बहुत से अलग अलग विभिन्न विभिन्न जीव जंतुओं को, प्राणियों को उठाकर लाता और अपने जहाज पे ले आता। और कुछ जब ये टापुओं पे जहाज रुकता था तो उन टापुओं पे उन विशिष्ट जीव जंतुओं का अध्ययन करता था। और ये क्या करता था, ये करता था कि जो शाकाहारी जंतु थे, छोटे मोटे पक्षी थे शाकाहारी, उनको मांसाहारी भोजन देता था। अगर वो नहीं खाते थे तो मर जाते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो खा के सर्वाइव कर जाते थे। इस तरीके से उसने क्या करा, लगातार रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद सबसे खास रिसर्च ये हुई जब उसका जहाज ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजर रहा था और तब उन्होंने समुद्र में देखा एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ कुछ ऐसी थी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। और इन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू करा। और जब रिसर्च करा तो पता लगा कि ये क्या है, ये है आपकी प्रवाल भित्ति। क्या पता लगा, ये क्या थी, प्रवाल भित्ति थी। रिसर्च करने के बाद तो पहले तो थोड़ा सा काम हुआ, लेकिन दोबारा से जब इन्होंने और इसको सीरियसली देखा तो पता लगा कि इसके अंदर मूंगा होता है। और इसके बाद वो अपनी रिसर्च को पूरा करके वापस इंग्लैंड आते हैं, अपना 5 साल का सफर पूरा करके। वो बच्चा कोई और नहीं, चार्ल्स डार्विन था। कौन था, चार्ल्स डार्विन, जो डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन उसे पढ़े बिना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। वो प्रसिद्ध जैव विकासवादी, इतना बड़ा जैव विकासवादी कि उसको बिना पढ़े कोई सिद्धांत बायोलॉजी का लागू ही नहीं होता, उसको बिना पढ़े कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। ये कौन था, चार्ल्स डार्विन था, जिसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत, जो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें योग होगा, जिस योग्य होगा, जिसमें दम होगा, जिंदा वही रहेगा, बाकी सबको मरना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट आपका था अवलयन का सिद्धांत, प्रवाल भित्ति अवलयन का सिद्धांत। और इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये एक प्रकार के मूंगे होते हैं जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके की संरचनाएं बनाते रहते हैं। और फिर बाद में इन्होंने इसे और संशोधित किया, तब कहा कि इसको प्रवाल भित्ति अवतलन का सिद्धांत। किसका, अवतलन, देखिए तल, अब तलन का सिद्धांत। होता क्या है कि जो मूंगा होता है, जब वो मूंगा मर जाता है, वो अपने चारों ओर रहने के लिए चूने का खोल बनाता है। क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे प्रवाल भित्ति का जो मूंगा होता है, जो जीव होता है, ये जीव क्या करता है, अपने रहने के लिए चूने का खोल बनाता है। क्या बनाता है, चूने का खोल बनाता है। और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, जब मरने के बाद ये होता है कि एक तरीके से जो उसके चारों ओर चूने का कवच होता है, उसी के जस्ट ऊपर दूसरा मूंगा एक कवच और बना लेता है। जब वो कवच बना लेता है, इसके बाद क्या होता है, ऐसे ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कवच होते रहते हैं। तो ये बात तो काफी पुरानी थी। इसके बाद क्या होता है, समुद्री उद्यान बनते हैं। क्या बनते हैं, समुद्री रिजर्व। समुद्री रिजर्व का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी पार्क में घूमने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, जीव जंतु होते हैं। ऐसे समुद्रों के अंदर क्या होता है, पार्क बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। उस पार्क में भी वैज्ञानिक लोग जाते हैं और आपके जो पर्यटन करने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जाते हैं। तभी एक समुद्री रिजर्व जो था उसके अंदर वैज्ञानिक उतरे और उन्होंने कुछ चट्टानों की आकृति देखी और उन्हें पता लगा ये क्या है, ये प्रवाल भित्ति है। क्या है, प्रवाल भित्ति। और फिर उस पर रिसर्च करी गई। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम किया चार्ल्स डार्विन ने। और इसके बाद 1998 के बाद क्या हो सको कि कहने का मतलब लगातार रिसर्च जो है वो चलती रही और इस तरीके से पता लगाया गया किसका, प्रवाल भित्ति का। तो बात तो ये क्लियर हो गई, प्रवाल भित्ति। अब है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो क्या दिया है, आपका चार्ल्स डार्विन ने। प्रवाल भित्ति की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है वो दिया है चार्ल्स डार्विन ने, प्रवाल भित्ति अवतलन सिद्धांत। क्लियर हो गया, मेन रोल किसका है। अब बात ये आई कि आखिरकार प्रवाल भित्ति है क्या, कोरल एंड कोरल रीफ। तो प्रवाल, इसका एक नाम क्या है प्रवाल, एक नाम क्या है कोरल, एक नाम क्या है मूंगा। इसको प्रवाल भी कहते हैं, कोरल भी कहते हैं, मूंगा कहते हैं। होता क्या है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। तो एक प्रवाल ने क्या करा, अपना घर बनाया। घर कैसा बनाया, चारों ओर चूने की परत से। अब ये प्रवाल मर गया तो दूसरा प्रवाल इतना ईमानदार है, वो इसके घर पे कब्जा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसके घर के ऊपर घर बनाएगा, अगला बनाएगा, फिर वो इसके ऊपर। तो समुद्र में एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। और जिसके अंदर कौन रहता है, मूंगा रहता है। और जो मूंगा रहता है
वो किसका निर्माण करता है? प्रवाल भित्ति का। और जब ये मूंगा मर जाता है तो इसके अंदर जो है प्रवाल एक तरीके से कठोर वाला हिस्सा रह जाता है, जिसके ऊपरी भाग को निकाल के उसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश करके उसे आपके आभूषणों के काम में, अंगूठी में लगाने के काम में, जैसे माणिक होते हैं और अन्य रत्न होते हैं उसके काम में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार की आकृति किसकी होती है? प्रवाल भित्ति की। और जो ये मूंगा होता है इसका संग क्या है? संग, संग जो लोग बायोलॉजी से पढ़े हैं या जिन्होंने हाई स्कूल अच्छे से किया है, क्योंकि देखो पढ़ते तो सभी लोग हैं, कुछ हाई स्कूल ही बेहतर ढंग से कर लेते हैं, कुछ इंटर भी, तो जिन्होंने हाई स्कूल बेहतर ढंग से किया है तो जानते होंगे संग। बायोलॉजी होता है तो उसमें क्या होता है? संग होता है, उपसंग होता है, इस तरीके से। तो ये क्या है इसका संग? सिलेट्रा, सिलेट्रा, सिलेट्रेटा, सिलेट्रेटा इसका क्या है? संग है। और ये एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है जो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाता है। अब आप कहोगे सर ये उष्णकटिबंधीय सागर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सागर वो होते हैं जो ये पृथ्वी है और ये क्या है? भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के आसपास के जो समुद्र होते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सागर। तो ये कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सागर में पाया जाता है। ये अपना निर्वाह किससे करता है? चूने से। गुजारा किससे करता है? चूने से। और एक ग्रुप में, मैंने बताया था ग्रुप में क्या करता है? चूने के खोल, खोल बना लेता है। चूने में क्या क्या बना लेता है? खोल बना लेता है। मरने के बाद उसके खोल के ऊपर दूसरा मूंगा खोल बना लेता है और इससे एक विस्तृत विस्तृत भित्ति बनती चली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। क्लियर हो गया? क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा एक चीज होती है इसको मूंगा कहते हैं, जिसका संग क्या होता है? सिलेंट्रेट्रा। ओके, और ये क्या है? समुद्री जीव है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कहां पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। ये चूने से अपना निर्वाह करता है। और क्या करता है? ये चूने का अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है और जब वो मर जाता है तो दूसरा मूंगा है उसके घर पे कब्जा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? दूसरा बना लेता है खोल। और जो लगातार बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, तब क्या होता है? प्रवाल भित्ति बन जाती है। एक बात क्लियर हो गई। अब यह है कि प्रवाल के विकास के लिए जो तापक्रम है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए समुद्र का। इससे क्वेश्चन पता है क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? समुद्री वर्षावन। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है एग्जामिनर ने, समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? तो समुद्री वर्षावन कहते हैं प्रवाल भित्ति को। ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? 3 प्रकार की। आप अगर ये सोचते हो कि मैंने पहले कोई सा टॉपिक पढ़ाया, ये सब महासागर के टॉपिक हैं, तो जो टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट थे उसको हमने क्रम से पढ़ाया। तो जो पहले वीडियो बनी है महासागर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे कम इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा यहाँ से मतलब कॉन्टिन्यू क्वेश्चन नहीं आते। आप देखो 4-5 साल के पेपर में 1 आध क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आप कोई अन्य कंपटीशन देंगे तो वहां पर इससे क्वेश्चन रहते हैं। पर LT ग्रेड में जो है भाई लक है उनने दे दिया, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। इसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाले प्रवाल भित्ति हो गए और महासागरी लवणता, फिर आपका ज्वार भाटा रह गया, आपका तापक्रम रह गया। तो ज्वार भाटा से भी जो जनरल क्वेश्चन आता है बना ही लोगे, इतना टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लायक था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये आज समझाया जा रहा है। तो प्रवाल भित्ति के लिए तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्रवाल भित्ति 3 तरीके की होती हैं। पहली कौन सी होती है? तटीय प्रवाल। क्या होती है? तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल क्या होती है? जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है? समुद्र का तल है। समुद्र तल का मतलब जहां पे पानी है, और ये समुद्र की क्या है? गहराई है। समुद्र की गहराई है। आपको अगर स्पष्ट नहीं होता हो तो जे इस तरीके से समुद्र गहरा है, और यहां पे आप देखो क्या है? इस तरीके से ये समुद्र का वाटर है। तो होता क्या है आपका, यहां पे इस तरीके से ये क्या बन जाती है? प्रवाल भित्ति। ये समुद्र यहाँ गहराई में है, जिसका पानी का स्तर है, जिस समुद्र का तल है, जो खंड है, और यहाँ पे क्या बन गई? ये प्रवाल भित्ति इस तरीके से। तो इसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति, यानी समुद्र के तट पे ही बन जाती है। तो जो समुद्र के तट पे प्रवाल भित्ति बन जाए उसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। आप देख रहे हो क्या हुआ कि कतई तट पे ही जैसे ढाल शुरू हुआ बन गई। ये कह रहे हैं महाद्वीप तथा द्वीप के किनारे निर्मित होते हैं। इससे महाद्वीप और द्वीप के किनारे निर्मित होते हैं। अब पता लगा कि एकदम आदमी गहराई में चला जाएगा, लेकिन जब प्रवाल भित्ति आ जाएगी तो इसकी गहराई यहीं तक आएगी। अब आदमी जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? इंसान यहाँ खड़ा हुआ है इंसान, और अगर ये हट जाएगा
यहां से इतना, तो फिर इंसान जो है वो खड़ा होगा कहां पे, यहां पे। तो इससे क्या बनते हैं, महाद्वीप और द्वीप के किनारे बनते हैं, जैसे दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया के द्वीप, और भारत में मन्नार की खाड़ी, भारत में मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम के निकट। भाई सीधी सी बात है, अगर ये प्रवाल भित्ति नहीं होगी और आदमी धोखे से यहां आ गया तो यहां पे आ जाएगा तली पे एकदम, आदमी की लोकेशन कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। लेकिन अब यहां पे बन गई प्रवाल भित्ति, ऐसे करके क्या बन गई, प्रवाल भित्ति, तो आदमी कहां आ जाएगा, यहां पे। तो ये किसके किनारे निर्मित करते हैं, ये निर्मित करते हैं किनारे द्वीप और महाद्वीप के। ये कहां पर है, दक्षिणी फ्लोरिडा में, मलेशिया में और मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि भारत की मन्नार की खाड़ी में जो प्रवाल भित्ति है वो किस प्रकार की है। ऑप्शन 1 अवरोधक प्रवाल भित्ति, ऑप्शन 2 तटीय प्रवाल भित्ति, ऑप्शन 3 प्रवाल वलय अथवा एटाल या एटाल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे ही पकड़ लोगे कि ये तटीय प्रवाल भित्ति है। अगला है अवरोधक। अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या होती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति ये होती है कि सागर के तट के समांतर कुछ दूर स्थित बृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। लो भाई समझाते हैं तुम्हें। देखो भाई ये आपका क्या है, आपने देखा कि ये सागर है, क्या है, सागर है, ये इसका पानी चल रहा है, ये क्या चल रहा है, पानी चल रहा है। अब जो प्रवाल भित्ति बनी वो यहां बनी, ऐसे करके, क्या बनी, इस तरीके से, तो इसे कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। और अगर जो इसको पूरा कवर कर लेती तो कौन सी बनती, तटीय प्रवाल भित्ति। अब तटीय ना बनकर इसने क्या करा है, इसने अवरोध के रूप में क्या हो गई, खड़ी हो गई, अवरोध के रूप में खड़ी हो गई। अब पता लगा वो यहां तक आ गई, कहां तक आ गई, यहां तक आ गई। अब आप सोच के देखो, ये सोच के देखो कि मान के ये भारत है, क्या है, भारत, देखिए ये आपका भारत है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पे ये इस तरीके से समुद्र यहां तक है। अब यहां पे जम गई प्रवाल भित्ति, क्या जम गई, समुद्र जो है समुद्र, अब यहां जम गई प्रवाल भित्ति, ऐसे करके। तो पानी कहां आ गया, इसके अंदर आ गया, पानी आ गया इसके अंदर, अब पानी बाहर जा नहीं पाया, तब जे बन गई लैगून झील, जैसे चिल्का झील उड़ीसा की चिल्का झील के बारे में पूछा है, इसे कहते हैं लैगून झील। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि तट और इसके बीच में छिछली लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झील समझाते हैं तुम्हें, लैगून झील क्या होती है। जैसे मान के चलिए ये भारत का कोना है, ये है, ये भारत का किनारा है, और ये क्या है, सागर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ढाल है या थोड़ा गहरा स्थान है। अब गहरे स्थान में क्या हुआ, यहाँ पे वो जम गए प्रवाल भित्ति और पानी इसके अंदर आ गया। तो ऐसी झील जिसमें समुद्र का पानी आ तो जाता है लेकिन निकल कर नहीं जाता, उसे लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील। तो ये लैगून झील किससे बनती हैं, अवरोधक प्रवाल से, जिसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे आगे जो ढाल होता है इसमें अवरोध के रूप में क्या बन जाते हैं, प्रवाल भित्ति बन जाती है, यानी मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं ये समानांतर यानी तल के ही साथ साथ में कुछ दूरी पर बृहदाकार क्या बन जाते हैं, एक तरीके से अवरोधक बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। जैसे छिछली लैगून झीलें। विश्व की सर्वप्रमुख ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल क्या है या प्रवाल भित्ति क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। अब भाई ऑस्ट्रेलिया बनानी पड़ेगी, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। तो ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। तो कहां पर है, ये पूर्वी तट के सहारे, ये क्या है, पूर्वी तट, ये है आपका पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो, और ये कौन से अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश। क्लियर हो गया। इसके पूर्वी भाग दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1920 किलोमीटर फैली हुई है। भाई सोचो, ये ऐसे ही कोई ना कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर लंबी है।
और लंबाई में तट से ये कितनी है, कितने दूर स्थित है, 32 से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। तो क्लियर हो गया। पहली हमने देखी तटीय प्रवाल भित्ति जो तट में एकदम कब्जा कर लेती थी, इस तरीके से तट में एकदम कब्जा करती थी। अब देख रहे हो इस तरीके से जो थी क्या कर रही थी, ऐसे इस तरीके से है तटीय। और अवरोधक का मतलब एकदम ब्रेकर का काम कर रही है, एकदम ब्रेकर का काम करके यहाँ पे बन जा रही है, पानी स्टोर जा रहा है। अब अगली बहुत सरल है, वो क्या है, प्रवाल वलय अथवा एटाल। प्रवाल वलय अथवा एटाल, ये क्या होता है, प्रवाल वलय अथवा एटाल। प्रवाल वलय या फिर कह लो एटाल। आपने अंगूठी देखी है, रिंग, रिंग की आकृति देखी है, कैसी होती है रिंग की आकृति, ऐसी होती है रिंग। और घोड़े की नाल देखी है, वो कैसी होती है, ऐसी होती है। घोड़े की नाल जो होता है कि घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार लोहे की पत्ती लगाई जाती है ताकि उसके पैर घिसे ना, उसे कहते हैं नाल घोड़े की। तो जो ये होया आपकी प्रवाल वलय अथवा एटाल, प्रवाल वलय अथवा एटाल। तो एटाल का मतलब होता है रिंग, अंगूठी, अंगूठी के आकार की, या फिर घोड़े के नाल की आकार की, या शुद्ध भाषा में कहें अंडाकार, शुद्ध भाषा में कहें तो अंडाकार। तो किसी भी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों ओर, आपका द्वीप हो या जलमग्न पठार हो, इसके चारों ओर क्या होता है, अंडाकार रूप में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, अंडाकार रूप में। ये घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार के कारण एटाल कही जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध एटाल जो है वो कौन सी है, फुराफुरी। कौन सा, फुराफुरी एटाल और लक्षद्वीप समूह की एटाल, लक्षद्वीप समूह की एटाल और फुराफुरी एटाल। अगला क्या है कि इन्हें महासागरीय, क्लियर हो गया कि ये ऐसे कोई भी द्वीप है उस पर क्या हुआ, अंडाकार रूप में प्रवाल भित्ति क्या है, उत्पन्न हो गई। किसके रूप में, छत्ते के रूप में, जिसे कहते हैं प्रवाल भित्ति। ये हो गई आपकी एटाल। ठीक है। अब कह रहे हैं कि महासागरीय वर्षावन भी कहते हैं, जो आपके ये प्रवाल भित्ति होती हैं इसको क्या कहते हैं, महासागरीय वर्षावन कहते हैं, महासागरीय वर्षावन। सर्वाधिक एटाल कहाँ है, एंटीलीज सागर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक एटाल कहाँ पाए जाते हैं, एंटीलीज सागर में पाए जाते हैं। ग्लोब वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन, विरंजन का मतलब क्षय होना या टूटना या गायब होना। जो ग्लोब वार्मिंग हो रही है, जो धरातल का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण सर्वाधिक जो प्रवाल का विरंजन हो रहा है, क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो हिंद महासागर में हो रहा है। और इसमें एक तरीके से हेल्प जो है वो कौन कर रही है, अल नीनो कर रही है। कौन हेल्प कर रही है, अल नीनो। तो हमने इस पूरे टॉपिक में आज क्या क्या सीखा, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, थोड़ी हम समरी पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमने ये सीखी कि जो चार्ल्स डार्विन था उसका बहुत बड़ा रोल था प्रवाल भित्ति को डिफाइन करने में, प्रवाल भित्ति को खोज करने में। क्योंकि वही तो होता है ना कि जब किसी का मन लगता है किसी काम में तो वो काम करना उसके लिए मज़ा हो जाता है, सजा नहीं होता है। वही तुम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो और गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो कि सरकारी नौकरी लग जाए टीचर की, और उसमें करना क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो अभी से ही आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैसे करके, या किसी स्कूल में जाके 2-4 दिन बच्चों की कार्यप्रणाली देख लो तो आप खुद समझ पाओगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनसे जुड़ा जाता है, देखा जाता है। तो आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, और जब रुचि जागृत हो जाएगी फिर आपको पढ़ने और पढ़ाने में मजा आने लगेगा। तो वही हिसाब डार्विन का था कि कुछ लोग तो रिसर्च कर रहे थे दबाव में, टेंशन में कि रिसर्च होमवर्क पूरा करना है, लेकिन चार्ल्स डार्विन का जो मन था वो रिसर्च में लगता था, होमवर्क में लगता था। और वही हुआ कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रवाल भित्ति का कि प्रवाल भित्ति की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे एक केकड़े के संका या केकड़े की तरह रहने वाला जो जीव है वो किस तरीके से प्रवाल भित्ति को बनाता है। और इसमें जो दूसरी खास बात है कि जो मूंगा होता है, मूंगा जो चूने का खोल बना लेता है, और ये प्रवाल भित्ति जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो तटीय प्रवाल, दूसरा अवरोधक प्रवाल, और तीसरा वलय प्रवाल। जो आपका तटीय प्रवाल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से जो समुद्र जो गहरा होता है, जो जमीन है और जिस समुद्र गहरा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, जमीन है, ठीक है। तो जो आपका पहला है तटीय प्रवाल वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे क्या बन जाती है, प्रवाल भित्ति, ठीक है। इससे महाद्वीप और जो द्वीप होते हैं किनारे बन जाते हैं। और जो अवरोधक प्रवाल होती है वो जस्ट ये होती है, यहाँ पे प्रवाल भित्ति बन जाती है
और यहाँ पे पानी होता है, फलस्वरूप ये लैगून झील बन जाती है। तीसरी होती है एटाल या बलय, जो कि अंडाकार होती है और इसके चारों ओर क्या होता है, प्रवाल बन जाता है। और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हिस्सा ये हो गया तीनों, कि इसको क्या कहते हैं, महासागरीय वर्षावन कहते हैं। और सर्वाधिक एटाल कहाँ पर है, एटलीज सागर में है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सबसे ज्यादा इसको नुकसान हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हिंद महासागर में। और अल नीनो जो है इसकी सहायता करती है। अब अगली मैं वीडियो जो आपको दूंगा महासागरीय जल की लवणता, उसमें आपको अंत में होमवर्क भी दिया जाएगा ताकि अपना होमवर्क क्लियर कर सकें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और पढ़ाई करते रहो, किसी भी बिना टेंशन लिए, बिना कुछ सोचे, क्योंकि पढ़ाई एकदम नहीं होती। आपको अभी से नोट्स बना के काम को कंप्लीट करके और करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू कर देना है। किसके, इसी से। अब जहां से क्वेश्चन आए वो आए, अब आप नया क्वेश्चन बनाओ। आप ऐसे बनाओ क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा महासागर है जहां पे इसका क्षरण हो रहा है, हिंद महासागर। तो इस तरीके से अपने आप को एग्जामिनर बनाओ और मॉक टेस्ट तैयार करना शुरू कर दो।